नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल सीजन क्लासेस पे। बच्चों, हम लोग क्लास 10th का हिस्ट्री का चैप्टर पढ़ रहे थे। पहला चैप्टर द नेशनलिज्म इन यूरोप। तो उसका 3 जो मेन पार्ट है और उसका सब टॉपिक्स है वो सारा वीडियो अपलोड किया जा चुका है। आप लोग देख सकते हैं, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन किया गया है बिल्कुल सरल शब्दों में। ठीक है, आप ज़रूर देखें और अपना जो कंसेप्ट है उसको क्लियर करें। आज हम लोग पढ़ेंगे 4th 5th जो टॉपिक है वो पूरा ख़त्म कर देंगे। और ये जो टॉपिक है द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। ठीक है, तो इसमें 3 चीज़ आता है। एक तो यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, क्वेश्चन ज़रूर आता है। यूनिफिकेशन ऑफ इटली ज़रूर आता है। यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन या फिर स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। ये 3 चीज़ बिल्कुल आप लोग को याद होना चाहिए। इससे क्वेश्चन एक ना एक ज़रूर आएगा। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से इस टॉपिक को पढ़ना है। चलिए शुरुआत करते हैं। कहानी तो बहुत लंबी है, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, यूनिफिकेशन ऑफ इटली, यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन, लेकिन आपके बुक में बहुत छोटा छोटा दिया हुआ है। तो जितना दिया हुआ है उतना ही में से क्वेश्चन आएगा, उतना ही आंसर लिखना है। बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यूपीएससी का तैयारी करिएगा तब पूरा डिटेल में पढ़िएगा। ठीक है, तो जितना एनसीईआरटी में है उतना हम लोग ज़रूर अच्छे से कवर करेंगे। तो क्वेश्चन आपसे पूछा है पहले कि जर्मनी में कैन द आर्मी बी आर्किटेक्ट ऑफ द नेशन। क्या एक नेशन का निर्माता आर्मी हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? अब भाई, जहाँ जहाँ मिलिट्री रूल लग जाता है आर्मी तो सब करता धरता बन जाता है। हुआ क्या, 1848 में जो राष्ट्रवादी भावना थी यूरोप में, ठीक है, वो संबंधित था, किससे संबंधित था? डेमोक्रेसी से और क्रांति से। तो जो नेशनलिस्ट फीलिंग था वो और मोबिलाइज हुआ कंजर्वेटिव के खिलाफ, और पूरे यूरोप के जगह जगह पर पॉलिटिकल डोमिनेंस कंजर्वेटिव का था, लेकिन विरोध करने वाले लिबरल्स और नेशनलिस्ट थे। ठीक है, अब ये जो है पहला ऑब्जर्वेशन ये देखा गया कब? जब जर्मनी और इटली में यूनिफिकेशन का प्रोसेस चालू हुआ। तो नेशनलिस्ट फीलिंग जो था वो मिडिल क्लास में बहुत ज़्यादा था। 1848 में वो यूनाइट करते हैं, जर्मनी में अलग अलग जगहों पर जा कर के लोगों को बोलते हैं कि भाई हम लोग सब एक ही जगह के लोग हैं, एक ही भाषा बोलते हैं जर्मनी में, तो क्यों ना हम एक स्वतंत्र राष्ट्र बन जाए। तो एक जर्मन कॉन्फेडरेशन बनाया जाता है और वही नेशन स्टेट बनाएगा और उसको गवर्न करेगा पार्लियामेंट। ठीक है, तो ये जो लिबरल का जो कदम था नेशन बिल्डिंग का, उठाया तो गया, लेकिन बाद में मोनार्की के और फोर्स ने, मोनार्की की आर्मी और मिलिट्री ने उसको सप्रेस कर दिया, दबा दिया। लेकिन जो लैंड ओनर्स लोग जो होते हैं पर्सिया के, वो इस आंदोलन को सपोर्ट कर देते हैं। अब जो जर्मनी जो था वो 2 भाग में बटा हुआ था, ऑस्ट्रिया और पर्सिया में। तो पर्सिया के लैंडलॉर्ड लोगों ने सपोर्ट कर दिया। तो अब पर्सिया लीड करने लगा इस आंदोलन का कि हम क्या करेंगे, ऑस्ट्रिया और पर्सिया को मिला के जर्मनी बनाएंगे। तो पर्सिया ने लीडरशिप ले लिया इस मूवमेंट का कि हम इटली को यूनिफाई करेंगे। उसका चीफ मिनिस्टर बहुत ही खतरनाक था। चीफ मिनिस्टर का नाम था ओटो वन बिस्मार्क। इसको याद रखिएगा, इन्हीं को आर्किटेक्ट ऑफ कहा जाता है जर्मनी। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है, वैसे ये ओटो वन बिस्मार्क जो है वो जर्मनी के आयरन मैन है। ठीक है, तो ओटोमन बिस्मार्क जो था वो पर्शियन की आर्मी और ब्यूरोक्रेसी की मदद से 7 साल तक लड़ाई करते हैं ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फ्रांस से, और अंत में पर्सिया जो है वो जीत जाता है और इटली एक हो जाता है। जनवरी 1871 में पर्सिया का जो किंग था विलियम I, वो जर्मनी का क्या बन जाता है? एम्परर बन जाता है, साम्राज्य बन जाता है, राजा बन जाता है। ठीक है, उसके बाद ठंड के दिन था 18 जनवरी 1871 में। तो जर्मन स्टेट यानी जर्मनी के लोग और जर्मनी की आर्मी, पर्शियन मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर ओटोमन बिस्मार्क सभी इकट्ठे हुए थे हॉल्स ऑफ मिरर, पेरिस ऑफ वर्साइल में। और वहीं पर जर्मन एम्पायर के राजा कैजर विलियम I को, पर्सिया को, जो यूनिफाइड जर्मनी था उसका राजा बना दिया गया। ठीक है, बड़े सम्मान के साथ। ये उसका क्या है, चित्र दिया हुआ है। नेशन बिल्डिंग था जो जर्मनी में, पर्सिया जो था वो पावरफुल बन गया। ठीक है, पहले ऑस्ट्रिया पावरफुल था, अब पर्सिया बन गया। जैसे ही नया राजा बना
और ओटोमन बिस्मार्क के अंडर में पूरी तरक्की होने लगी, यानी करेंसी का मॉडर्नाइजेशन, बैंकिंग, लीगल, जुडिशरी सिस्टम जर्मनी में सब परिवर्तित होने लगा। और पर्सिया क्या बन गया, रेस्ट ऑफ जर्मनी के लिए एक मॉडल बन गया। इतना डेवलपमेंट ओटोमन बिस्मार्क और काइजर विलियम ने किया। अब है यूनिफिकेशन ऑफ इटली। तो इटली के यूनिफिकेशन से पहले आपको इटली का मैप देखना बहुत ज़रूरी है। तो इटली का मैप देखना आपको बहुत ज़रूरी है। ये देखिए इटली का मैप है, ठीक है। तो इटली का मैप, तो इटली जो था 7 छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, ठीक है। तो सबसे पहला जो इधर वाला जो पार्ट है, ये वाला, जिसको सरडानिया, और ये है पिडमोंट। तो पिडमोंट और सरडानिया यही दोनों मेन इटली था, ठीक है। इसी पर इटली के राजा का रूल था। लोम्बार्डी और वेनिटा ये दोनों ऑस्ट्रिया के कब्जे में था। पार्मा, मोडेना, टस्कनी ये इस पर स्पेन के राजा थे, ठीक है। तो ये अलग था। ये पेपल ऑफ स्टेट है बीच में ये पेपल ऑफ स्टेट है जहाँ पर पोप शासन करता था। एक किंगडम ऑफ टू सिसिली है, यहाँ पर भी स्पेन के राजा राज करते थे। ये स्पेन, यहाँ पर ये फ्रांस का राजा, फ्रांस जो था इसके कंट्रोल में था ये। और ये जो किंगडम ऑफ टू सिसिली है वहाँ पर राज करता स्पेन के राजा लोग, ठीक है। तो इटली ऐसे बटा हुआ था 7 भागों में। क्या क्या नाम है? नाम है पिडमोंट, नाम है पिडमोंट सरडानिया, है ना, पिडमोंट सरडानिया। उसके बाद है लोम्बार्डी वेनिटा ऑस्ट्रिया के अंडर में, पार्मा, मोडेना, टस्कनी फ्रांस के अंडर में, पेपल एस्टेट पोप के अंडर में, किंगडम ऑफ टू सिसिली, ये 1 सिसिली 2 सिसिली, 2 इसलिए 2 है इसलिए 2 सिसिली, ये था स्पेन के अंडर में। अब कैसे यूनिफिकेशन होता है? अब ये वाला देखिए, सबसे पहले जो होता है यूनिफिकेशन, है ना, 1858 में ये जो तो पार्मा, मोडेना, टस्कनी वो कंट्रोल में आ जाता है, ठीक है। उसके बाद 1866 में ऑस्ट्रिया से युद्ध करके जीत जाता है। 1870 में ये पेपल्स ऑफ स्टेट जो उस पर कब्जा, 1860 में सिसिली पर कब्जा, 1858 में इस पर कब्जा, ठीक है। ये भी स्पेन के अंडर में था, इस पर कब्जा। तो ये सब अलग अलग समय दिया हुआ है, यानी कि लगभग 7 से 8 साल लगा है इटली को यूनिफाई करने में। अब कैसे हुआ वो पढ़ते हैं, ठीक है। इटली का हम लोग डिवीज़न देख लिए, अब कैसे हुआ इटली वो पढ़ते हैं यूनिफाइड। किन किन महान हस्तियों का इसमें हाथ है। जर्मनी की तरह इटली भी जो था उसका लंबा इतिहास है, टुकड़ों में बटा हुआ था। इटालियन लोग अलग अलग डेंसिटी में बटे हुए थे हैब्सबर्ग एम्पायर के अंडर में। 19वीं सेंचुरी में इटली जो था 7 स्टेट में बटा हुआ था। सरडानिया, पिडमोंट था, बस इटालियन प्रिंस वहीं पे राज करते थे, है ना। नॉर्थ में बताए थे ऑस्ट्रिया के अंडर में था, बीच में पोप था, ठीक है। बर्बन डेस्टी स्पेन जो था किंगडम ऑफ टू सिसिली उसके अंडर में था। तो ये सब हम पहले ही बता चुके हैं। उसके बाद फिर हुआ क्या कि 1830 में जो गैसिपी मेज़नी था वो एक प्रोग्राम चलाता है इटली को एक करने का, ठीक है। वो सीक्रेट सोसाइटी बनाता है यंग इटली, ठीक है। उसका गोल था आगे चल करके कि हम इटली को यूनिफाई करेंगे। 1831 और 1848 में उसने क्रांति भी किया था जो लेकिन फेल हो गया, ठीक है। अब जो किंग विक्टर इमैनुअल II जो था उसको बना दिया गया सरडानिया पिडमोंट का राजा, और वो भी इटली को यूनिफाई करना चाहता था, ठीक है। और यूनिफाइड जब इटली होगा तो उसका डेवलपमेंट भी अच्छे से होगा और पॉलिटिकल डोमिनेंस भी बढ़ेगा। कोई भी देश भाई अलग अलग रहेगा, टुकड़ों में बटा हुआ रहेगा तो विकास नहीं करेगा, सिंपल सा बात है, जब तक यूनिफाई नहीं हो। अब चीफ मिनिस्टर जो वहाँ का राजा था, ठीक है, तो विलियम काइजर, तो वहाँ का राजा जो था उसने चीफ मिनिस्टर बना दिया कैबर को। तो कैबर बहुत ही मतलब दिमाग वाला, बहुत ही अच्छा डिप्लोमेटिक एक आदमी था, व्यक्तित्व था, जिसने अपने बुद्धि से, अपने नॉलेज से बहुत अच्छा काम किया, ठीक है। उसने इटली को यूनिफाई करने का बीड़ा उठाया, ठीक है। लाइक मैनी अदर वेल्दी एजुकेटेड मेंबर ऑफ इटली एलाइड। तो बोल रहा है कि जो कैंट केवोर था, न वो क्रांतिकारी था न डेमोक्रेट था, बस एक वेल्दियर फैमिली से आता था, ठीक है। वो फ्रांस भी अच्छे से बोलता था और इटालियन भी अच्छे से
बोलता था। ठीक है, तो अब टैक्टफुल डिप्लोमेटिक तरीके से पहले वो अलायंस का साथ हो जाता है, अलायंस को अपना मतलब अलायंस का साथ हो जाता है, सॉरी, फ्रांस को अपना अलायंस बना लेता है। और अलायंस बनाने के बाद जो है पिडमोंट सार्डिनिया, जैसे ही फ्रांस को अपना अलायंस बनाता है और फ्रांस और पर्शिया मिल करके ऑस्ट्रिया को हरा देता है, ऑस्ट्रिया को हरा देता है। और हराने के बाद ठीक है, जो उधर का जो वेनेटा था, उधर का जो क्षेत्र था वेनेटा, ये जो क्षेत्र था ऑस्ट्रिया को जब हरा, लोम्बार्डी और वेनेटा फ्रांस की मदद से लेकर ऑस्ट्रिया को हराता है और ये क्षेत्र कब्जा लेता है। तब इतना पार्ट जो है वो हो गया कब्जे में इटली के। फिर पार्मा, मोडेना और टस्कनी, इसमें रेफरेंडम करवाता है। तो यहाँ की जनता खुद मिलना चाहती थी, तो ये स्वयं मिल जाती है। तो इतना भाग जो हो गया वो इटली का हो गया। अब बचा पीपल ऑफ स्टेट और किंगडम ऑफ टू सिस्टी। वो कैसे होगा? तब गैरीबल्दी को बुलाया जाएगा, गैसेपी गैरीबल्दी, जो कि चेला था गैसेपी मैजनी का। तो गैरीबल्दी को बुलाया गया, उसने कैन केवर ने उसको मदद किया और वो साउथ में गया समुद्र पार करके, और किंगडम ऑफ टू सिसिली में वहाँ के लोकल पीजेंट का सपोर्ट उसको मिल गया और स्पेनिश रूरल को मार मार के भगा दिया। 1861 में विक्टर इमोलियल II जो था वो पूरे इटली का, इटली यूनिफाइड हो चुका था। ठीक है, और फ्रांस जो बीच में पीपल्स ऑफ स्टेट था उस पर भी कब्जा कर दिया गया बाय फोर्स, और जो रोम शहर था वो छोड़ दिया गया पोप के लिए इंडिपेंडेंट। आज भी रोम में पोप जो है वो इंडिपेंडेंट शासन करता है रोम में, उसका अपना संविधान, अपना सब कुछ है। ठीक है, तो रोम को इंडिपेंडेंट छोड़ दिया गया। उसको करता कुछ तो धार्मिक जो है वो क्या उसको बोलते हैं, क्रूसेड जो था वो चालू हो जाता है, इसीलिए उसको छोड़ दिया गया। अब भाई वहाँ के जो पीजेंट्स थे साउथ जो किंगडम ऑफ टू सिसिली के, वो समझते नहीं थे कि इटली क्या होता है, तो उन्होंने प्रोनाउंस किया ला तालिया। वो समझते थे कि इटली जो है विक्टर इमैनुअल की वाइफ है, और इसी के कारण वो गैरीबल्दी का साथ भी देते हैं। जब यूनिफाई हो जाते हैं तब उनको पता चलता है कि इटली हमारे ही देश का नाम है। अब देखिए द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। तो ब्रिटेन जो था वो बहुत शक्तिशाली देश था उस समय, 18 सेंचुरी से 16 से 18 सेंचुरी तक जो ब्रिटेन का दबदबा था वो बहुत ही खतरनाक था। तो वहाँ भी जो यूनिफिकेशन हुआ है ना, वो यूनिफिकेशन में ज़्यादा लड़ाई झगड़ा खून खराबा सब कुछ नहीं हुआ। बहुत लंबा प्रोसेस हुआ है ब्रिटेन को यूनिफाई करने के लिए। वहाँ ब्रिटेन को यूनिफाई करने के लिए क्रांति अपहीलिंग नहीं हुआ। ठीक है, एक लंबा सा प्रोसेस है। तो ब्रिटेन जो था 18 सेंचुरी में वहाँ के लोग रहते थे ब्रिटिश आइलैंड्स पर, जैसे इंग्लिश है, वेल्स है, स्कॉचिश और आयरिश, ये सब लोग रहते थे। सबका कल्चर अलग था, पॉलिटिकल ट्रेडिशन अलग था। ठीक है, लेकिन इंग्लैंड जो था वो बहुत अमीर हो चुका था, क्योंकि इंग्लैंड में ही इंडस्ट्रियलाइजेशन रेवोल्यूशन हुआ था। तो इंग्लैंड पूरे दुनिया को सामान बेच के रईस हो गया था। और इंग्लिश पार्लियामेंट 1668 में मोनार्की से पावर छीन करके और पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बना लेती है। ठीक है, अब भाई जो ब्रिटेन के जो ऊपर में है स्कॉटलैंड, तो एक एक्ट पास करती है द एक्ट ऑफ यूनियन ऑफ 1707, यानी 1707 में एक्ट ऑफ यूनियन पास होता है, जिसके तहत इंग्लैंड में स्कॉटलैंड और वेल्स को मिला लिया जाता है। ठीक है, तब उसका नाम हो जाता है ग्रेट ब्रिटेन या फिर यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। स्कॉटलैंड जो था वो मिल गया उसके अंडर में। अब ब्रिटिश का जो पार्लियामेंट है वो बिल्कुल डोमिनेट हो गया, यानी कि स्कॉटिश पर दबाव डालता था बहुत ज़्यादा। स्कॉटिश का जो अलग अलग कल्चर था और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन था, सबको सप्रेस कर दिया गया। वहाँ जो कैथोलिक्स थे उनके साथ रिप्रेसिव पॉलिसी अपनाया। ठीक है, जो स्कॉटिश जो हाईलैंडर्स आर फॉरबिडन, यानी वहाँ जो लैंग्वेज बोली जाती थी गैलिक लैंग्वेज, उसको भी बंद कर दिया गया। बोला कि भाई तुम अब स्कॉटलैंड का भाषा नहीं बोलो, ब्रिटेन का भाषा बोलेगा, इंग्लिश बोलेगा, सबको बोला कि इंग्लिश बोलो। ठीक है, अब उसके नीचे थोड़ा सा आते हैं तो आयरलैंड होता है। आयरलैंड के साथ भी वही काम हुआ। ये कंट्री कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट में बटी हुई थी, और इंग्लैंड प्रोटेस्टेंट की मदद करता है और कैथोलिक को सप्रेस कर देता है। एक जो कैथोलिक थे जिनका नाम था वोल्फ टोन, जो यूनाइटेड आयरिशमैन थे, इन्होंने विद्रोह भी किया, लेकिन इनके भी विद्रोह को दबा दिया गया। ठीक है, और 1801 में
ज़बरदस्ती आयरलैंड को यूनाइटेड किंगडम में मिला लिया गया। तो इंडिपेंडेंट ब्रिटिश नेशन का शुरुआत हुआ। उसका अपना फिर झंडे का नाम था यूनियन जैक, उसका नेशनल एंथम गॉड सेव आवर नोबल, इंग्लिश लैंग्वेज, ये सबको प्रमोट किया गया और इस तरह से ग्रेट ब्रिटेन जो था वो बन गया। तो इस तरह से उसने स्कॉटलैंड पे पहले, फिर वेल्स पे, है ना, एक्ट ऑफ यूनियन में के तहत स्कॉटलैंड और वेल्स को मिला लिया, उसके बाद फिर आयरलैंड को मिला लिया। ठीक, इस तरह से पूरा जो है ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना हुई और ग्रेट ब्रिटेन पूरा जो आइलैंड है वो यूनिफाई हो गया। ठीक है, स्ट्रेंज केस था। क्यों? क्योंकि इसमें ज़्यादा तिकड़मबाजी नहीं था, सिंपली यूनियन बना करके देश को मिला लिया गया। बच्चों अब हम लोग जो है 5th टॉपिक में आ गए हैं, विजुलाइजिंग द नेशन। यानी नेशन को क्या करना है? विजुलाइज करना है, देखना है, एक व्यक्ति की तरह, एक फीमेल फिगर की तरह। ठीक है, एक राष्ट्र को एक चीज़ बना देना है, लिविंग चीज़। कैसे? पिक्चर के माध्यम से बना देना। जैसे हम लोग भारत को क्या बोलते हैं? भारत माता बोलते हैं, और भारत माता का एक इमेज बनाया हुआ है। वैसे ही वाइल इट इज़ ईजी टू रिप्रेजेंट अ रूलर, एक रूलर का पिक्चर बनाना बड़ा आसान है, बना सकते हैं। क्या हम किसी नेशन को फेस दे सकते हैं? तो हम बिल्कुल दे सकते हैं। तो जो आर्टिस्ट थे 18th सेंचुरी और 19th सेंचुरी में, उन्होंने एक तरीका अपनाया पर्सोनिफाइंग ऑफ अ नेशन। दूसरे शब्दों में कहा जाए, ऐसा कंट्री जहां नेशन को फीमेल फिगर की तरह दिखाया जाए और फीमेल फिगर की तरह पर्सोनिफाई किया जाए। ठीक है, और बिल्कुल रियल लाइफ की तरह दिखे, यानी देश भी एक जिंदा आत्मा की तरह, जिंदा आत्मा निवास करे, वैसा फिगर होना चाहिए। तो जो फीमेल फिगर राष्ट्र को दिखाने के लिए बनाया गया था, राष्ट्र को इंडिकेट करने के लिए बनाया गया था, और राष्ट्र के लिए उस राष्ट्र को फीमेल फिगर के माध्यम से पोर्ट्रेट किया गया, तो उसी चीज़ को हम लोग एलोगेरी बोलते हैं, एलेगोरी। तो क्वेश्चन ज़रूर आता है कि एलोगेरी क्या होता है, बताइए एलोगेरी क्या होता है। ठीक है, तो बहुत सारा सिंबल भी हम लोग एलोगेरी का सिंबल भी है, उसका भी कुछ ना कुछ अर्थ होता है। जैसे ब्रोकन चेन के बारे में देखे थे कि गुलामी से आज़ादी का प्रतीक होता है, तो वो भी एलोगेरी है। फिर हम लोग रेड कैप देखे थे, वो गुलामी से आज़ादी का प्रतीक होता है, तो वो भी एलोगेरी है। तो किसी भी सिंबल को, किसी भी ऑब्जेक्ट को जब लिविंग बीइंग की तरह, किसी भी पर्सन, लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, उसके माध्यम से उसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसी को हम एलोगेरी बोलते हैं। ठीक है, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान आर्टिस्ट लोगों ने बनाया था लिबर्टी जस्टिस का, है ना, विंग्स वाला जो औरत लड़की थी और जो पीछे पंख था और हाथ में इनलाइटमेंट ली हुई थी और चार्टर एक्ट ली हुई थी। ब्रोकन चैन हो गया, जस्टिस हो गया। जस्टिस का देखते हो जब कोर्ट में जाते हैं, औरत रहती है तराजू ली हुई, उसका आँख बंद रहता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कानून जो है वो बदकही पर विश्वास नहीं करेगा, सबूतों पर विश्वास करेगा। ठीक है, जो सबूत दिखाइए, कौन निर्दोष है कौन दोषी है, वो कोर्ट साबित करेगा ऑन द बेसिस ऑफ द एविडेंस। ठीक है, अब फीमेल एलोगेरीज बनाया गया 19th सेंचुरी में। ठीक है ना, फ्रांस में जो मेरिनी बनाया गया, फ्रांस में जो एलोगेरी बनाया उसका नाम था मेरिनी। ठीक है, वो क्रिश्चियन नेम है। तो और पूछेगा फ्रांस का एलोगेरी का क्या नाम है, तो मेरिनी। ठीक है, जर्मनी में बनाया गया जर्मानिया बनाया गया। ठीक है, उसके बाद रेड कैप, ट्री कलर, ये सब सजाया गया। इनके माथे पर जो कलर है, हाथ में तलवार है, ये पत्ता ली हुई हैं, और इनका फेशियल एक्सप्रेशन के आधार पे तय होता है कि देश गुस्से में है, देश दुखी है, देश परेशान है। तो इस तरह से एक्सप्रेशन बना करके ये दिखाया जाता था। और इन सबको पब्लिक स्क्वायर, यानी पब्लिक स्क्वायर पर, जहाँ पर चौराहा है, वहाँ पर खड़ा कर दिया जाता था, ताकि लोग उसको देख करके उनके अंदर अपने देश के प्रति सेंटिमेंट जगे, फीलिंग्स जगे। तो जर्मनी में जर्मानिया एलोगेरी था। ठीक है, जर्मानिया जो थी ओक का पत्ता पहनी हुई थी, जो शांति का और हीरोइज्म का प्रतीक है। तो ये 2 एलोगेरी जो है वो पढ़ना है। ठीक है, अब कुछ सिंबल का मीनिंग है। ब्रोकन चैन, आज़ाद होना। ठीक है, ब्रेस्ट प्लेट विथ ईगल, सिंबल ऑफ जर्मन एम्पायर, यानी जर्मन एम्पायर का स्ट्रेंथ को दिखाता है। ईगल का जो बाज होता है उसका ब्रेस्ट प्लेट यहाँ पर पहना है सीने पर। क्राउन ऑफ ओक लीफ का मतलब हीरोइज्म का प्रतीक। शॉर्ट, तलवार मतलब लड़ाई के लिए तैयार रहना। ओलाइव ब्रिज अराउंड द स्वॉर्ड यानी तलवार के चारों तरफ ओलाइव का
पता है, इसका मतलब है कि हम तलवार उठा सकते हैं लेकिन शांति की इच्छा रखते हैं। ब्लैक, रेड और गोल्ड कलर्ड, ठीक है, ये जो था लिबरल नेशनलिस्ट का प्रतीक था। रे ऑफ राइजिंग सन, बिगिनिंग ऑफ न्यू ईरा, ठीक है। ये जर्मानिया जो है, ये जर्मानिया वो लेटी हुई है, दुखी है, तो उनका जो है पिक्चर को पिक्चराइज किया। इसका मुकुट उकुट जो है नीचे गिर चुका है, ये उदास है, परेशान है, देश में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई होगी तो ये उदास है, ठीक है। ये जो एलोगेरी है जर्मानिया का, वो बिल्कुल इसके एक्सप्रेशन से दिख रहा है कि सी इज़ रेडी टू फाइट। हाथ में तलवार है, ठीक है, भयंकर तलवार हाथ में ली हुई है, और देखने से भी लग रहा है कि ये भयानक तलवार युद्ध के लिए बिल्कुल तैयार है, ठीक है। हाथ में ढाल भी ले रखी है लड़ने के लिए। तो इस तरह से एलोगेरी है जो कि एक नेशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। नेशनलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म, राष्ट्रवाद और इम्पेरियलिज्म का मतलब होता है साम्राज्यवाद। तो 19वीं सेंचुरी में नेशनलिज्म सिर्फ नेशनलिस्ट आइडिया नहीं बन के रह गया, एक लिबरल डेमोक्रेटिक सेंटिमेंट बन गया, ठीक है। और धीरे धीरे इसका जो मतलब था वो बढ़ते चला गया, यानी नैरो नहीं रहा। इसका मतलब है कि लड़ाई करने के लिए हमेशा तैयार, और जो यूरोपियन पावर थे वो मैनिपुलेट करके दूसरे देशों पर कब्जा करके अपना साम्राज्य का विस्तार करते थे, ठीक है। सबसे जो सीरियस सोर्स है नेशनलिस्ट टेंशन का यूरोप में 1771 में, वो है बल्कन रीजन। बल्कन रीजन पहले था ओटोमन एम्पायर के अंडर में, तो ओटोमन एम्पायर के अंडर में था, तो धीरे धीरे कुछ नाम है स्लोविया, सर्बिया, मोंटेनेग्रो, ठीक है, मोडेना, कोरिएटा, बोस्निया हर्जोगोविना, ये सब जो थे बल्कन रीजन, वो ओटोमन एम्पायर से आज़ाद हो गए। जब आज़ाद हो गए तो यूरोपियन जो पावर थे, जो शक्तिशाली यूरोप, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, है ना, ये सब बल्कन रीजन में जो इंडिपेंडेंट क्षेत्र थे वहाँ पर जा करके और वहाँ कब्जा करना चाहते थे, ठीक है। तो कब्जा करना चाहते थे, तो इसी कारण से आपस में उनका टेंशन होने लगा, और यही जो टेंशन था आगे चल करके वर्ल्ड वार 1 का जन्म देता है, ठीक है। जैसे यहाँ दिया हुआ है कि कुछ पावर हैं, जैसे कि रसिया है, जर्मनी है, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ये सब बल्कन रीजन पर कंट्रोल करना चाहते थे, और अंत में वर्ल्ड वार 1 को जन्म देते हैं, ठीक है। बहुत कुछ इसमें ज़्यादा नहीं है, जितना क्वेश्चन पूछता है उतना बता दिया गया। अब कैसे नेशनलिज्म जो था वो इम्पीरियलिज्म से संबंधित है, तो ये 1914 के बाद, 1914 में भयानक हुआ था युद्ध पूरे यूरोप में। तो नेशनलिज्म जब इम्पीरियलिज्म बन गया, अब यही इम्पीरियलिज्म कारण हो गया वर्ल्ड वार 1 का, ठीक है। उसके बाद बहुत सारा कंट्री जो था वर्ल्ड का, वो कॉलोनाइज था यूरोपियन पावर के अंडर में 19वीं सेंचुरी में। धीरे धीरे अपने डोमिनेशन के लिए वो ना विद्रोह करने लगा। जो एंटी इम्पेरियल मूवमेंट जो था वो हर जगह डेवलप होने लगा। वो सब नेशनलिस्ट थे, राष्ट्रवादी ही थे। सब लोग इंडिपेंडेंट स्टेट चाहते थे और कलेक्टिव यूनिटी से प्रेरित थे, ठीक। और इम्पेरियलिज्म के भी खिलाफ थे। यूरोपियन आइडिया जो था नेशनलिज्म का, वो खुद एक जगह नहीं रहा, वो दूसरे देश में भी फैला, ठीक है। और नेशन स्टेट जो था वो उसको पूरे यूरोप में, पूरे वर्ल्ड में एक्सेप्ट किया जाने लगा, और ये एक सोच बन गया, एक यूनिवर्सल थॉट बन गया, ठीक है ना। इस तरह से आपका चैप्टर जो होता है, द फर्स्ट चैप्टर जो है वो ख़त्म हो गया है, द राइज ऑफ नेशनलिज्म। इसके बाद हम लोग सेकेंड चैप्टर में मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, और ये जो एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन है इसको भी एक बार डिस्कशन कर लेंगे। जो क्वेश्चन आंसर का जो वीडियो होगा एक साथ आएगा एक बार, है ना, और हर क्वेश्चन टच किया जाएगा। एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन को भी डिस्कशन किया जाएगा। तो उस वीडियो का भी इंतजार कीजिए। हर क्वेश्चन को डिस्कशन किया जाएगा, रिवीजन के साथ बताया जाएगा, बिल्कुल याद करा दिया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग 2-3 बार वीडियो देखिए, और चैप्टर का हर कंसेप्ट बताया गया लाइन बाय लाइन समझिए, प्रैक्टिस कीजिए। और एसएसटी में नंबर 95, 96, 98 उससे कम बिल्कुल नहीं आना चाहिए। कोई कसर मत छोड़िए, और मैं भी कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। तो आपका साथ और मेरा साथ दोनों मिल करके आपका जो अच्छा मार्क्स, अच्छा रिजल्ट आ जाए, बस यही मेरे लिए एक गुरु दक्षिणा है, ठीक है।
फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, अगले वीडियो में एक अगले टॉपिक या फिर क्वेश्चन आंसर के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।